ये कहानी सादत हसन मिंटो के बेरहम सच और इंसानी जज्बात की गहराई को सामने लाती है, जहाँ ख्वाहिश, तशद्दुद और सच एक ही पल में टकरा जाते हैं, जहाँ कलवंत कौर जैसी औरत अपने सवालों का जवाब खून में ढूंढती है। ईश्वर सिंह जैसे ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चिटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मज़ाफ़ात एक अजीब पुरस्रार खामोशी में गरक था। कलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईश्वर सिंह, जो गालिबन अपने प्रागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में करपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगे पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईश्वर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कोल्हे, थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बालाई होंठ पर बालों का सुरमई गुबार। ठोड़ी की साख्त से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईश्वर सिंह सर झुकाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कास कर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ, जो किरपान थामे हुए थे, थोड़े थोड़े लर्जा थे, मगर उसके कदो कामत और खदो खाल से पता चलता था कि कलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजूद तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कलवंत कौर चिल्लाई, ईश्वर सिंह, लेकिन फौरन ही आवाज़ भेंच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईश्वर सिंह ने खुश्क होठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कलवंत कौर भन न गई, ये भी कोई जवाब है? ईश्वर सिंह ने कृपा एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईश्वर सिंह से भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी, क्या हुआ है तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कलवंत, आवाज में दर्द था। कलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा, उसके गोश्त भरे कूले पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कड़ी या दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईश्वर सिंह, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुर्रे की माँ के घर। ईश्वर सिंह ने कलवंत कौर को घूर के देखा और दफ्तन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वेह गुरु की, बड़ी जानदार औरत है। कलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ, कहाँ रहे? शहर गए थे? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जोड़ा बनाने के दौरान जवाब दिया, नहीं। कलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुख्म ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी भापियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया।
ऐशर से आ, कसम वाई गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है, तेरी जान की कसम कुछ भी नहीं। ऐशर सिंह की आवाज बेजान थी। कलवंत कौर का शुबा और ज्यादा मजबूत हो गया। पलाई होंठ भेंच कर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ऐशर सिया, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ऐशर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कलवंत कौर को अपने मजबूत बाजुओं में समेट कर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे बंभोड़ना शुरू कर दिया। जानी, मैं वही हूँ, घुट घुट पाजफियां तेरी निकले हड्डां दी गर्मी। कलवंत कौर ने मुजाहमत ना की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था? बुर्रे की माँ का वो हो गया था, बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ऐशर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ऐशर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कलवंत कौर को शहवत भरी निगाहों से देखकर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कलवंत कौर के बालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ ईश्वर सिंह ने उसके भरे हुए कूले पर जोर से चुटकी भरी। कलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईश्वर सिंह, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कलवंत कौर का बालाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जा तरफ चाल। कलवंत कौर का बालाई होंठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कलवंत कौर की खमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कलवंत, कसम वाहेगुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्कुराया। होने दे आज जुल्म, और ये कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू किए। कलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले कचकचाया, कान की लवों को काटा, उबड़े हुए सीने को बनबोड़ा, उबड़े हुए कूनों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए चूस चूस कर उसका सारा सीना थोकों से लाथेड़ दिया। कलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर सिंह उन तमाम हैलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा ना कर सका। जितने गिर और जितने दाव उसे याद थे, सब के सब उसने पट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर ना हुआ। कलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सिंह काफी फेंक चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता वो कलवंत कौर के पहलू में लेट गया। उसके माथे पर ठंडक लिए पसीने की चमक नमूदार होने लगी। कलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कलवंत कौर के मुंतजिर बहा अमल आज़ा को सख्त नाउमीदी हुई तो वो झल्ला कर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खोंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़ लिया और गुस्से से सांस लेते हुए सख्त लहजे में बोली, ईशर सिया, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है, जिसने तुझे निचोड़ डाला है? ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब ना दिया। कलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है चड्डू, कौन है वो अल्फती, कौन है वो चोर पत्ता? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कलवंत, कोई भी नहीं। कलवंत कौर ने अपने भरे हुए कोल्हों पर हाथ रखकर एक अज़्म के साथ कहा, ईश्वर सिंह, मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी। खा वाय गुरुजी की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कलवंत कौर ने उसकी इजाजत ना दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूं। टिक्का बूटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाय गुरुजी की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से किरपान उठाई, मियाँ को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कलवंत कौर की इससे भी तसल्ली ना हुई तो वो गुस्से में आकर ऐशर सिंह को मारने पीटने लग गई।
साथ साथ वो उस नामालूम औरत को मोटे मोटे अल्फाज में बुरा भला कहती रही। ऐशर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी आवाज में कहा, जाने दे अब कलवंत, जाने दे। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। कलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईशर सिंह के गले से उड़ उड़ कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्जा होंठ खोले और कलवंत कौर की तरफ शुक्रिए और गिले की मिली-जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कलवंत कौर का हसद फिर भड़का। मगर वो कौन है तुम्हारी माँ? लहू ईशर सिंह की ज़बान तक पहुंच गया। जब उसने इसका जायका चखा तो उसके बदन पर झज्जरी सी दौड़ गई। और मैं 20 या 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूं, उसी किरपान से। कलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूं, कौन है वो हरामजादी? ईशर सिंह की आंखें धुंधला रही थीं। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस भड़वी को। कलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूं वो है कौन? ईशर सिंह के गले में आवाज रुन गई। बताता हूं। ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान एक अजीब चीज है। कलवंत कौर उसके जवाब की मुंतजिर थी। ईशर सिंह, तू मतलब की बात कर। ऐशर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूंछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूं। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बनाने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लीप होने लगे। कलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कड़ी यह भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए। लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। आयशर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराने लगा। कलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? आयशर सिंह ने मूंछों पर जमे हुए लहू को फूंक के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए, उसी किरपान से जिससे तूने मुझे छोड़। उसे सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको उठा मैं अपने साथ ले आया। कलवंत कौर खामोश सुनती रही। आयशर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूंछों पर से लहू उड़ाया। कलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूं, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं। आयशर सिंह, कलवंत कौर के तो हर रोज मजे लेता है, ये मेवा भी चख देख। कलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, हूं, और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास थोहर की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते आयशर सिंह की जबान सूख गई। कलवंत कौर ने थूक निगलकर अपना हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? आयशर सिंह के हलक से बेमुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पता फेंका। लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? आयशर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कलवंत कौर ने अपना आयशर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। ईशर सिंह ने कलवंत कौर का हाथ अपने हाथ में थामा। खून उसके बाजू से बहकर तकिए पर फैल रहा था। कलवंत कौर का बदन अब भी थर थर कांप रहा था। ईशर सिंह ने आहिस्ता से कहा, जानी, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था मेरे साथ क्या होने वाला है। कलवंत कौर ने उसकी बात सुनकर अपनी नजरें झुका लीं।
उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ हैरत और दुख था। ईशर सिंह की सांसें धीमी पड़ती जा रही थीं। कलवंत, उसने बेमुश्किल कहा, वो लाश थी, पर मैं रुक न सका। कलवंत कौर के लबों पर कपकपाहट तारी हो गई। उसने धीरे से कहा, बस करो ईशर, और कुछ मत कहो। ईशर सिंह की आंखें बंद होने लगीं। उसने आखिरी बार कलवंत कौर का हाथ दबाया। तुम मेरी कलवंत हो? और फिर उसका हाथ ढलक गया। कलवंत कौर चुप खड़ी रही। खामोशी में सिर्फ तकिए पर बहता खून बोला। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ दीवार पर लटकी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कलवंत कौर आहिस्ता आहिस्ता पलंग से उठी। ईशर सिंह का बेजान जिस्म उसके सामने पड़ा था। उसने कांपते हाथों से ईशर की आंखें बंद की, फिर पलंग के किनारे बैठ गई और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। चंद लम्हे इसी तरह गुजर गए। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी, बहुत धीमी आवाज में। उसके आंसू ईशर सिंह के सीने पर गिरने लगे। वो कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ सिसकियां सुनाई दे रही थीं। बाहर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, फिर कहीं दूर से किसी ट्रेन के गुजरने की सुर सुनाई दी। कलवंत कौर उठी। उसने खामोशी से किरपान की मियान उठाई और किरपान को दोबारा उसमें डाल दिया। फिर उसने खूंटी से अपनी चादर ली, ओढ़ी, दरवाजे की तरफ बढ़ी और रुक गई। एक बार पलटकर उसने ईशर सिंह की लाश की तरफ देखा। नरमी से बोली, माफ कर देना ईशर सिंह। और फिर वो दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल गई। खामोशी वैसे की